बनने के कुछ दिन बाद ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को नसीहत देने की कोशिश की। मोहन भागवत के बयान के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी थी कि अब आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने एक बयान देकर बीजेपी के सियासी विरोधियों को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम की भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई थी, इसीलिए हालांकि 241 पर यह पार्टी सिमट गई। चुनाव में बीजेपी का अहंकार ध्वस्त हो गया। आरएसएस की तरफ से आ रहे इन बयानों से बीजेपी असहज हो गई है। सवाल यह कि आरएसएस की तरफ से आ रहे इन बयानों के मायने क्या है। हालांकि आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान को निजी राय बताया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो। इंद्रेश जी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, लेकिन इंद्रेश जी आरएसएस के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं और स्वयं के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं हमारे यानी इंडिया ब्लॉक के। हम में अहंकार नहीं है इंद्रेश जी, अहंकार आप में है, आपकी संस्थाओं में है, मोदी जी में और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में। भले ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती हो, हम उनकी विचारधारा से सहमत ना रखते हों, लेकिन लोकतंत्र में विचारों की ही लड़ाई है। और अगर आदरणीय इंद्रेश जी जिस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, तो वो बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, और इसी अहंकार और घमंड को जनता ने कम करने का काम किया है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, संघ ने कहा अहंकार, मचा सियासी हाहाकार। इंद्रेश के बयान से किनारा बीजेपी का सहारा। योगी भागवत मुलाकात, क्या होगी बात? भक्त विरोधी सबको दंड, श्री राम ने तोड़ा घमंड। एनडीए वर्सेस इंडिया, राम जी ने 240 234 दिया। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं सूर्य मैथिल जी, नेता बीजेपी, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनुभव जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अनुभव जी, आखिर तात्पर्य क्या है? चाहे हम मोहन भागवत की सुने या इंद्रेश कुमार की सुने? देखिए, जहां तक इंद्रेश जी के बयान की बात है कि उनकी अपनी निजी राय है, उनका अपना निजी बयान है। इस बारे में तो विश्लेषण करने वाले लोग अपना अपना अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जहां संघ की बात आप कर रहे हैं, संघ की तरफ से बिल्कुल कह दिया गया है कि उनका निजी बयान है। राजनीतिक परिणाम आने के बाद जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने अपना बयान जारी करा था कि नतीजे आ चुके हैं, और पक्ष और विपक्ष ना कह के एक पक्ष दूसरा पक्ष कहना उचित है। चुनावी नतीजे जनता के द्वारा दिए गए हैं और जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए। अब चुनाव खत्म होने के बाद उस पर बहुत ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। संघ अपना जो सामाजिक क्षेत्र में काम करना है उसको निरंतर पहले की तरह से जारी रखेगा, और इस देश में कैसे इस देश में रहने वालों की ऊर्जा का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए किया जा सके, उस दिशा में संघ सतत प्रयास करता रहेगा। एक चीज है अहंकार, मर्यादा, इसकी भी बात हुई। हाँ, देखिए, वो जो इंद्रेश जी ने अपना बयान दिया उनकी निजी राय है। वो लोकतंत्र में अपना बयान जारी करने के लिए, कुछ बात कहने के लिए स्वतंत्र है, उन्होंने अपनी बात रखी।
ये संघ का कोई संघ सरसंघ चालक की तरफ से दिया हुआ बयान नहीं है। नहीं, इसको उन्होंने संघ का मर्यादा की अधिकृत बात बयान कही माना थी। चाहिए। मोहन भागवत ने मर्यादा वाली भी बात कही थी। नहीं, मर्यादा वाली बात जो उन्होंने कही वो तो बिल्कुल सही कही। राजनीति में ये बिल्कुल मर्यादा होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। दोनों ही पक्षों को मर्यादा में रहने की आवश्यकता है। नहीं, मुझे लगा कि प्रमुख ने राम को लेकर राजनीति हो रही तो राम वाली मर्यादा भी सभी को रखनी चाहिए थी। भुवन भास्कर जोशी जी, सवाल इस बात को लेकर है, आप लोग पहले से कह रहे थे कि घमंड टूटेगा, अहंकार वाली बात भी हुई। सवाल इस बात को लेकर कि प्रभु श्री राम ने ना उन्हें पूरा दिया ना आप लोगों को पूरा दिया, अधर में ही लटके हैं, बीच में ही आप भी लटक गए, वो भी लटक गए। देखिए राहुल जी, जितना मेरा अनुभव है और जितना मैं पढ़ने की कोशिश कर पा रहा हूँ, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नूरा कुश्ती है। और जो स्पेस 140 करोड़ लोगों ने और उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों ने समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को दिया है, ये उसमें कहीं ना कहीं सैदमारी करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी। क्योंकि आरएसएस तब कहां था जब मणिपुर में हमारी बेटियों की अस्मत लूटी जा रही थी, तब वो क्यों अपने आंखों में धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांधे रहा? क्यों उस समय जब पहलवान बेटियों को घसीटा गया तब वो क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं जब वो 150 सांसद निलंबित हो गए तब क्यों नहीं बोला उन्होंने? देश में जितनी अप्रिय घटनाएं घटी उस पर आज आरएसएस का कोई बयान नहीं आया, उनको समर्थन देते रहे धृतराष्ट्र की तरह। तो आज ये करके कोशिश कर रहे हैं कि जो जनमानस इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो उसमें कहीं ना कहीं स्पेस बनाने दिया जाए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये केवल सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग इस तरह के बयान देने का काम कर रहे हैं, और हम जिम्मेदार हैं अपने 140 करोड़ लोगों के प्रति, पीडीए के प्रति, 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस दिशा में काम ठीक है। अजय जी, आपको भी लगता है यही? देखिए, मेरे को तो जो लगता है, एक विकसित राष्ट्र की पहचान धर्म से नहीं बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी और शानदार शिक्षा प्रणाली से होती है। हम 2024 से 2050 की तरफ जा रहे हैं या 1950 से पीछे वापस जा रहे हैं? चिंता का विषय तो ये होना चाहिए आरएसएस का और सारे नेताओं का। कुछ चिंता का विषय ये हो रहा है कि साहब भगवान राम ने इनको 200, अभी इंद्रेश जी कह रहे थे कि 240 थी, 41 कह रहे थे, ये इनको भगवान राम ने नहीं दी। भगवान राम तो इनसे नाराज थे, हैं और रहेंगे। ये सीटें जो इनको मिली हैं, 20 सीट ईडी से, 20 सीट सीबीआई से, 20 सीट आईटी से, 20 सीट चुनाव आयोग से, 20 सीट मिली है इनको आपके अडानी अंबानी के थैली से। तो 100 सीट इन्हें तो ये मिली है, 140 सीट क्योंकि 10 साल पुरानी पार्टी है, लोगों ने, इनके जो लोग थे उन्होंने दी। आरएसएस कुछ भी कहे, अपना एजेंडा चलाए या कोशिश करे, जो हालात देश में है इस वक्त, महंगाई की दर आपने अभी देखा, उसका आरबीआई का डाटा आया है ना, तो वो आरबीआई कोई छूट दे रही लोगों को, और रोजगार का डाटा आप देख लीजिए। अब तो मोदी जी को ये करना चाहिए कि ये सब छोड़ के बैसाखियों की सरकार को इस तरह से चलाए कि देश में कुछ पॉजिटिविटी के साथ कुछ काम होने चाहिए। मेरा तो ये मानना है। और उन कामों में देश का विकसित राष्ट्र कैसे बने, शिक्षा प्रणाली में कैसे सुधार हो, भ्रष्टाचार कैसे रुके, पुराने चीजों की जो चलिए ये नहीं है, जांच तो नहीं कराएं, इस पर विचारो। और आरएसएस जो अपना काम एक करता है सोशल एक्टिविटीज का, अब पता नहीं है इनकी नूरा कुश्ती है, हाजी काजी है कि तुम ऐसे कहना, हम ऐसे कहना, फिर हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद प्लान बनाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इनका ये पॉलिटिकल विंडेटा है। चुनाव हारने की वजह से ये सारी कवायतें चल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सामाजिक क्षेत्र में कोई चीज। सूर्य मैथिल जी, ऐसा ही क्या जो बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता, कि नूरा कुश्ती है, हाँ जी ना जी, ये वाली स्थिति है आरएसएस और बीजेपी के बीच? धन्यवाद राहुल जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सुन रहा था मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी। देखिए कितना हास्यात्मक है कि यदि संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो हमारा पितृ संगठन है,
यदि हमारी कहीं चूक हुई है तो वो उसके ऊपर हमें इंगित कर रहा है, हमें टीच कर रहा है और हम सहर्ष उसे स्वीकार कर रहे हैं। हम अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे। यही तो एक कार्य होता है ना पिता संगठन का। अपने जो संगठन है, नीचे संगठन होता है। लेकिन यहाँ विवेचना कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोगों को यह करनी चाहिए कि आखिर इंडी गठबंधन जो 295 की हुंकार भर रहा था, वो इतनी सीटें भी नहीं लेके आ पाया जितने की भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे लेके आई। पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस के प्रवक्ता को तो अपने अंदर झांकना चाहिए, नेताओं को अपने अंदर झांकना चाहिए। लगातार तीसरी बार आप लोग 99 पे क्यों अटक गए, जहां आप हुंकार भर रहे थे, देश के अंदर सोच रहे थे, कह रहे थे इतना बुरा हाल है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, इन्होंने कहा 20 सीटें यहां से, 20 सीटें वहां से, 20 सीटें यहां से। तो मैं बता देता हूं कि आपकी 99 कहां से आई हैं। 50 सीटें मुस्लिम आरक्षण जो आपने पीछे के रास्ते से ओबीसी और SC ST के आरक्षण में डाका डाल के जो दिया, आपकी एक वहां से आई। उसके अलावा कुछ सीटें जो आपने ठकाठक, खटाखट, फटाफट, ठटाठट जो 8,500 रुपए की जो नौटंकी की और झूठे वादे किए, उससे बरगलाकर कुछ जनता ने आपको वोट दे दिया। तो ये झूठ पे प्रोपोगेंडे के कारण जो आप लोगों ने जनता को भरमाया, उसके कारण आपकी सीटों में कुछ इजाफा हो गया। लेकिन जनता ने आपकी सच्चाई देख ली। तेलंगाना के अंदर सरकार आपकी है, हिमाचल प्रदेश में आपकी है। अरे राहुल गांधी जी की खटाखट फटाफट वाली स्कीम लागू कीजिए ना। 8,500 रुपए हर महीने हर एक के अकाउंट में पहुंचाइए ना। 1 लाख रुपए हर महीने के अकाउंट में पहुंचाइए ना। कि अगर आप ही लोग बेहतर काम कर रहे थे तो फिर क्यों बीजेपी अटक गई? देखिए राहुल जी, लगातार तीसरी बार यदि हम सरकार बना रहे हैं तो यह ऐतिहासिक है। इस चीज को समझना चाहिए। बीजेपी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत क्यों नहीं? सवाल इस पर है, सरकार पर नहीं। राहुल जी, मैं उस पर उत्तर देना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, पहली बार यह देश के इतिहास में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह रिकॉर्ड कायम किया है, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का। पहली चीज। दूसरी चीज पार्टी की हम लोगों, मैं वही आ रहा हूं ना। हम हमेशा से एनडीए को घटक दलों को मिलाकर चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे वो 2014 हो, चाहे वो 2019 हो और चाहे वो 2024 हो। हमने आज तक भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ी। इस बार भी हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत आया है। लेकिन मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, आप पार्टी पर रहिए, एनडीए की बात ही नहीं करनी मुझे। तो मैं पार्टी की ही बात कर रहा हूं ना आपसे, कि पार्टी ने अपना प्रदर्शन लगातार तीसरी बार भी तो सबसे बड़ी पार्टी पूरे देश में उभर के आई है। मैं आपसे पूछ रहा था 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी, इतने सारे ये क्या हुआ कि आप 9th में बेहतर मार्क पाइए, फिर आप 10th में बेहतर मार्क पाइए, आप 12th में गए, 2nd डिवीजन से पास हो गए तो आप कहेंगे हम तो पास हो गए। ये तो कोई बात नहीं हुई। बहुत अच्छी बात। ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, इसी को लेकर नाराजगी जी, इसी को लेकर नाराजगी। बहुत अच्छा आपने, ना 20 सेकंड। बहुत अच्छा आपने बोला राहुल जी, बहुत अच्छी बात बोली कि एक IITN जो स्टूडेंट होता है जो 99% लेके आता है, अगर गलती से उसके 90% मार्क्स आ जाए तो ये बिल्कुल विवेचना होनी चाहिए कि आखिर उसके 9% मार्क्स कैसे घटे। लेकिन विवेचना इसकी भी होनी चाहिए कि जो लगातार फेल होते हो, 20%, 25%, 30% मार्क्स लाते हो, वो गलती से रगड़ते अगर ग्रेस मार्क के साथ में 40% मार्क्स ले आए तो वो ढोल बजाए नहीं। ठीक है, वो ये बेहतर है, ये भी मानना पड़ेगा। कैसे पास हो गए? अनुभव चक जी, ये आपस में क्यों खेल हो रहा है? आरएसएस और बीजेपी क्या आपस में खेल रही है? जो विपक्ष का कहना है, विपक्ष का यह भी कहना है कि तमाम मुद्दे थे तब तो आरएसएस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं, कोई बात नहीं। अब जब चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट सामने है, सरकार का गठन हो गया, अब ऐसी बातें चाहे निजी राय क्यों ना हो। देखिए, विपक्ष लगातार जो बातें कर रहा है तो अपनी बातें कहने की स्वतंत्र है, उनका काम भी है, अपनी बात उनको कहनी चाहिए। जहां तक आरएसएस की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो संघ सामाजिक क्षेत्र में लगातार अपना काम करता रहता है और जो चुनाव के समय उसकी भूमिका होती है तो उसके स्वयं सेवक जो है चुनाव के दौरान अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस देश में रहने वाले प्रत्येक तो क्या इस बार नहीं निर्वहन किया क्या? ना क्योंकि देश में जेपी नड्डा का बयान कि हमें संघ की जरूरत नहीं, हम लोग खुद ही इतने काबिल है, हमारी पार्टी इतनी काबिल है। देखिए, जेपी नड्डा का जो बयान होता है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता है, उनका कमेंट करना ठीक है। लेकिन जहां तक संघ की बात है, संघ
लगातार जो राष्ट्र निर्माण के लिए अपना काम कर रहा है, उसी में चुनाव भी जब आता है तो चुनाव के दौरान भी प्रत्येक स्वयं सेवक, जैसे इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, संघ का प्रत्येक स्वयं सेवक भी चुनाव के दौरान अपनी भूमिका का सकारात्मक निर्वहन करता है, ज्यादा से ज्यादा वोट सवाल, छोटा सा सवाल है, इस बार नहीं किया क्या निर्वहन? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से करा गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि निर्वहन ना करा जाए? चुनाव के दौरान वोट डाला गया। अब कहीं किसी प्रत्याशी के प्रति नाराजगी है, कहीं कोई और विषय है, वो तमाम चुनावी कारण होते हैं, वो अलग विषय है। भुवन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ राहुल जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बार जो सरकार आई है वो एनएनडीए की सरकार है, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस, इसकी सरकार चल रही है। और मैं अभी देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी 333 लोकसभा के बाद 240 लोकसभा आने पर बहुत प्रसन्नचित है। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा और ये प्रसन्नता आपकी बनी रहनी चाहिए। छोटे भाई हो, निरंतर आपका ग्राफ गिरता रहे और आपकी प्रसन्नता बढ़ी रहे। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की एक ही बात है, भारतीय एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये केवल उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से वर्ग नाराज हो गया, उसके साथ खड़े होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जो स्पेस है हमको मिले, लेकिन वो स्पेस इस देश की महान जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता हम लोगों को दे चुकी है। हम लोग संघर्ष अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, महिला के लिए, युवाओं के लिए। हाँ, वो स्पेस आप लोगों को मिला तभी बेहतर सीटें आई हैं आप लोगों की। अजय जी। राजपूत जी देखिए, बहुत से लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हर बार 300 से ज्यादा सीट लेके आए। ऐसा नहीं था कि एक बार 303 लाए, एक बार 269 लाए, एक बार 240 लाए। अकेले थे तो कांग्रेस अकेले थी तो और कौन लाता फिर से? वो तुलनात्मक अध्ययन ना करें तो मैं ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि परिस्थिति बदलती रहती है। ये तो चुनाव है, आप का माध्यम था, लड़े जीत गए, लेकिन जनता आपको चुनाव चाहे नहीं रही थी, क्योंकि देश के हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ की आर्थिक इकोनॉमिक पोजीशन देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखिए, वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ इंडेक्स देखिए, पत्रकार फ्रीडम इंडेक्स देखिए, अपना वीजा इंडेक्स देखिए, लीडर फ्रीडम इंडेक्स, आप लोगों कितने सारे इंडेक्स अगर आपको मैं बताऊं यहाँ कि भारत की पोजीशन क्या है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं तरक्की ऑपोजिशन कर रहे हैं। फ्रीडम इंडेक्स भी, इसकी भी बात होनी चाहिए जी। ऑपोजिशन फ्रीडम इंडेक्स, इसकी भी बात होनी चाहिए। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि अब मोदी जी को हमारा सुझाव ये है कि ये हिंदू मुस्लिम के एजेंडे और मित्र मीडिया जो इनका सहयोग से करता रहा था, 400 वाले, उस पर इन्होंने कितनी भारत को तरक्की दिलाई संसार के मीडिया में कि उसका नाम आज नहीं आता ही। दीजिएगा आ रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये इसको छोड़कर मीडिया सकारात्मक काम करे। सवाल पूछने का काम अपोजिशन का है, सरकार से सकारात्मक सवाल पूछ के उसका सकारात्मक जवाब दें। इसमें एजेंडा फैलाना तो भी नहीं काम है ना। सूर्य मैथिल जी, ठीक है, सवाल तो पूछे विपक्ष, लेकिन भ्रम तो ना फैलाए ना। देखिए राहुल जी, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा हैरानी भी हुई कि कह रहे हैं कि जनता तो इनको चाह रही थी, इंडी को चाह रही थी और एनडीए जीत गया। जरा ये भी बता दीजिए कि कारनामा हो कैसे गया? यदि जनता ने वोट दिया तभी तो एनडीए जीता, तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और रही बात तुलनात्मक की, तो नरेंद्र मोदी जी आजाद भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। उनके निर्णय भारत की दशा और दिशा को तय करने वाले हैं। जो कलंक देश के माथे पे कभी जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान, वो खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सीएए को टालना नेहरू जी की आदत थी, लेकिन सीए को लागू नरेंद्र मोदी जी ने किया। लाभ नहीं हुआ उसका। सुनिए, इस देश की सीमाओं को चाक चौबंद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अगर नरेंद्र मोदी जी के राज में यदि मौका मिलता है ना, मैथिल साहब, लाभ नहीं हुआ आप लोगों को। देखिए, हम कोई भी निर्णय जो है वो लाभ और हानि के लिए नहीं करते। देश के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो कार्य किया जाता है। यदि लाभ और हानि के लिए ही करना होता तो जिस प्रकार से खटाखट फटाफट छटाछट की वाली स्कीम्स लगा रहे थे, 15 लाख की घोषणा करते थे। लेकिन इनसे बोलिए ना कांग्रेस के नेताओं की जेब में 8,500 रुपए डाल देना, खटाखट फटाफट छटाछट। राहुल गांधी जी,
भैया आप तो किसी गिनती में ही नहीं हो, आपकी तो सरकार है, आप तो आपकी तो किसी भी सरकार। गिनती में नहीं हो, आप काहे चिल्ला रहे हो? आप किसी तभी तो गिनती में नहीं हो, आप क्यों चिल्ला रहे हो भैया? अभी नहीं, तक थर्ड समझ लार्जेस्ट आप पार्टी किसी है। गिनती में ही नहीं हो, आप क्यों चिल्ला रहे हो? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो। तो फिर ये निर्णय सुनिए, अगर तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अखिलेश यादव जी को नेता विपक्ष बनवा देना चाहिए। है ना, नहीं कांग्रेस तो मैं तो कह तो दूसरी रहा हूं ना, अरे दोनों को मिलके मौका देना चाहिए ना अखिलेश यादव जी को भी। अनुभव जी कुछ जिसका कहना चाह रहे थे। राहुल गांधी जी कुर्बानियां देते ठीक है, आए, बैठे कांग्रेस साहब, कुर्बानियां बैठे देती आई। और एक महत्वपूर्ण बात और, राहुल भाई एक महत्वपूर्ण बात और, ये जो अभी विकसित भारत की बात कर रहे थे, 2047 तक भारत विकसित होगा, हर हालत में होगा, और देश की शिक्षा प्रणाली पे जिस प्रकार का काम जो ठीक है, आप लोग NDA कीजिए, और सरकार में है तो आप ही लोग को करना है। बढ़िया काम करें। विपक्ष का काम है कि हाँ उन्हें समझाना कि किस तरीके से चलना है, कहाँ रोकना है। अनुभव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए राहुल जी, बड़ी अजीब सी बात है कि अभी हमारे सपा के साथी ने जो NDA कहा, जिस तरीके से नीतीश नायडू पे उन्होंने कहा, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि नीतीश और नायडू कोई गठबंधन में चुनाव के नतीजे आने के बाद तो शामिल नहीं हो गए थे, पहले से ही शामिल थे, NDA के हिस्सा थे, और NDA बनाम इंडिया अलायंस था। उसमें जिस तरीके से NDA को भारत देश में रहने वालों ने वोट देके पूर्ण बहुमत दिलाया है, तो पार्टी से पार्टी की तुलना होनी चाहिए। अगर तुलना ही होनी चाहिए तो फिर कांग्रेस और भाजपा की तुलना हो, गठबंधन की तुलना हो तो दोनों गठबंधनों की तुलना हो। पार्टी से पार्टी की तुलना करते तो भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, गठबंधन से गठबंधन की तुलना करे तो भारतीय जनता पार्टी का जो लीड करने वाला गठबंधन है NDA, उसको भारतीय इस देश में रहने वालों ने पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाने के लिए अपना जनादेश दिया था। तो किस बात के लिए ये लोग खुश, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। ये अपनी हार को स्वीकार करके अपने अंदर विवेचना करने की जगह इसके लिए नहीं राहुल जी, उन्हें फैजाबाद हराया, उन्हें चित्रकूट हराया, रामेश्वरम हराया, नासिक हराया। राहुल जी, ये तो यही बात हो गई कि 50 ओवर के मैच में 300 का टारगेट मिला और आप 150 पे आउट हो गए, और पिछली बार 110 पे आप आउट हुए थे तो 150 बना लिया। मैच जीतना महत्वपूर्ण है कि आपने सीटें बढ़ाई, आपको इसकी विवेचना करनी चाहिए कि आपकी सीटें आपकी कम क्यों रह गई। आप क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में, अगर इतना ही जिस हिसाब से आप बता रहे इतने मुद्दे थे, तो उन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर तो आप पूर्ण बहुमत की सरकार अगर यही सारी क्यों नहीं रह गए? तो यही सारी चीजें थी तो निजी बयान नहीं आना चाहिए था ना RSS की तरफ से, चाहे जो भी हो। नहीं, निजी बयान उनका आया, उसका आदर्श की बात, मर्यादा की बात, अहंकार की बात तो नहीं होनी चाहिए थी, छोड़ देना चाहिए। ये तो सब पे, ये तो राहुल जी सब पे लागू होता है, जो बात है कि सब पे लागू होता है। राहुल जी, अजय जी बोलेंगे। राहुल जी खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है। ये जो सरकार है ना, ट्रिपल N की नहीं है, खिसिया रखा है, हमें क्या पता। अरे भाई सुन तो लीजिए, क्या बात है अजय जी, कैसी बात कर रहे हैं? बिल्ली खंबा जो सरकार बना लिया ये नरेंद्र, जो सरकार बना लेगा वो खिसियाएगा, कि जो सरकार नहीं बना पाया वो खिसियाएगा। नरेंद्र, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि पहले मोहन भागवत, उसके बाद इंद्रेश कुमार।